अस्सलाम वालेकुम। आपने बेटा एंडोक्राइनोलॉजी जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा जो यूनिट है वो हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो एंडोक्राइनोलॉजी का हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसको कवर किया था। तो कोई बच्चा जो है वो उसको ब्रीफली मुझे बता सकता है कि उस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था। ये पार्टिसिपेंट शो कीजिएगा साइड पे प्लीज। बच्चे कितने हैं? अच्छा जी, हुर्मत आप मुझे थोड़ा सा जल्दी से बता सकती हैं कि हमने पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर किए थे? यस मैम, हमने सबसे पहले किया था एंडोक्राइन की डेफिनेशंस वगैरह, कुछ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, हम्म। साइटोकाइंस वगैरह थे। और फिर हमने पढ़ा था 3 टाइप्स के हार्मोन्स, मतलब ड्राइव होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, स्टीरॉइड से होते हैं और टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर इनकी सिंथेसिस की थी, उनकी स्टोरेज की थी। फिर फीडबैक मैकेनिज्म्स थे, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव। नेगेटिव में इफेक्ट जो था, जो हार्मोन जो रिलीज हो रहा था उससे ऑपोजिट इफेक्ट था उसका। और जो पॉजिटिव में था वो सेम था जैसे हार्मोन कर रहा था। हाँ फिर जी। हम लोगों ने क्लीयरेंस की थी हार्मोन की। बिल्कुल ठीक है। और लास्ट पे हमने फिर हमने उसका देखे थे कि कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू जो है रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितनी तरह यस, के और उनका कैसे मैकेनिज्म है। कौन से 3 आइन मैकेनिज्म बताए थे मैंने बेटे? हाँ जी। आइन चैनल था। जी। और टाइम और दो लिंक मैम, और 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 दो और याद नहीं है मैम मुझे। एंजाइम लिंक था और दूसरा क्या था? जी प्रोटीन का रिसेप्टर्स के थ्रू ना। जी, प्रोटीन हाँ, रिसेप्टर्स। ठीक है। और फिर एंड में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे हम ब्लड के अंदर कौन से 2 प्रोसीजर्स कर सकते हैं लैब में। इलाइजा कर सकते हैं और इम्यूनो इलेक्ट्रो इम्यूनो, जो 2 टेस्ट थे ना कि कौन से हैं जिसके थ्रू हम हार्मोन का लेवल जो है वो मेजर कर सकते हैं। रेडियो इम्यूनो ऐसे था और इलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे। ठीक हो गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा जी बेटा, अब मैं आज आप हमने जो पढ़ना है दैट इज pituitary hormones and their control by the hypothalamus. This is the second chapter of the endocrinology unit. ठीक है, पिट्यूटरी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मैं शो बताती हूँ कि कैसे जो है वो। जी बच्चों, द पिट्यूटरी ग्लैंड also called hypophysis is the small gland about 1 centimeter in diameter and 0.5 to 1 gram in weight that lies in the sella turcica, a bony cavity at the base of the brain, and is connected to the hypothalamus by the pituitary, जिसको hypophyseal stalk भी कहते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ। इसका वेट कितना है, डायमीटर कितना है, यहाँ पे लोकेशन क्या है कि बेस ऑफ ब्रेन के ऊपर सेला टर्शिका एक कैविटी है, उसके अंदर ये लटक रहा होता है। और ये हाइपोथैलेमस, ऊपर इसके हाइपोथैलेमस है और नीचे पिट्यूटरी होता है। ठीक है, और इसका कनेक्शन जो है थ्रू हाइपोफिजियल, जिसको यानी पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफिसिस भी है ना, तो इसलिए उसको हाइपोफिसिस स्टॉक कहते हैं। फिजियोलॉजिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिविजिबल इनटू 2 डिस्टिंक्ट पोर्शंस, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको कि न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। ये डायग्राम है, डायग्राम बेटा मैंने इसमें डायग्राम के अंदर शो किया है कि ये ऊपर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ऊपर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और ये नीचे जो है ये हमारा पिट्यूटरी है। ठीक है, जो लटक रहा है ये बोन ही बोन है जिसको सेला टर्शिका कहते हैं बेस ऑफ ब्रेन के अंदर। ये पिट्यूटरी या हाइपोफिजियल स्टॉक के थ्रू आपस में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कनेक्टेड होते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एम्ब्रियोलॉजिकली द टू, अब ये डेवलप कैसे हुआ है? पहले फिजियोलॉजिकली मैंने बताया कि 2 पोर्शन हो गए, देखने के अंदर कैसा है फिजिकली। अब एम्ब्रियोलॉजिकली यानी डेवलप कैसे हुआ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर? द 2 पोर्शंस ऑफ द पिट्यूटरी ओरिजिनेट फ्रॉम द 2 डिफरेंट सोर्सेज। एंटीरियर पिट्यूटरी फ्रॉम द रेडकीज पाउच, इसमें एच साइलेंट है, which is an embryonic invagination of pharyngeal epithelium। ठीक है, दैट्स व्हाई ये, क्योंकि इसकी जो ये इन्वेजिनेशन है फेरेंजियल एपिथेलियम की, इसीलिए ये जो है एपिथेलॉइड इन नेचर होता है।
और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है फ्रॉम द न्यूरल टिश्यू आउटग्रोथ फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, इसलिए वहां पे ग्लायल लाइक सेल्स होते हैं जो कि क्योंकि न्यूरॉन्स की तरह से डेवलप हो रहे हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकली रेड एंटीरियर पिट्यूटरी रेडकिस पाउच से डेवलप है जो कि फेरेंजियल एपिथेलियम की इन्वेजिनेशन है, और पोस्टीरियर जो है वो न्यूरल टिश्यू की आउटग्रोथ है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अच्छा जी, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशंस। अब सारे की सारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कितने हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है और पोस्टीरियर हार्मोन कितने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? जी, एनी वॉलंटियर? मैम एंटीरियर 6 सिक्रीट करता है। एंटीरियर 6 करता है और पोस्टीरियर 2 हार्मोन्स। ठीक है, लेकिन कोई बताएगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या डायरेक्ट हार्मोन्स रिलीज करता है लाइक एंटीरियर? नो मैम। नो। क्यों, किस तरह, कहाँ हार्मोन बन रहा होता है? दो हार्मोन है पोस्टीरियर के, एडीएच जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं और दूसरा ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ऊपर हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर रीजन के अंदर, वो वहां पे हार्मोन बनते हैं और वो जो है वो न्यूरोनल टिश्यू यानी नर्व एंडिंग्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट वहां नहीं बन रहे, पोस्टीरियर के अंदर बन ऊपर रहे हैं और ये न्यूरॉन्स के थ्रू वहां पे जाके रिलीज होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। एंटीरियर वाले जो है वो डायरेक्ट एंटीरियर के अंदर सेल्स पड़े हैं जो कि उनको सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स कंट्रोल द एंटीरियर पिट्यूटरी। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो सारे के सारे जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे और या एक इनहिबिटरी हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के होंगे। Major hypothalamic releasing and inhibitory hormones are thyrotropin releasing hormone, which causes the release of thyroid stimulating hormone, corticotropin releasing hormone, which cause the release of adrenocorticotropins. ठीक है, growth hormone releasing hormone, which cause the release of growth hormone, and growth hormone inhibitory hormone जिसको somatostatin भी कहते हैं, which inhibits the release of growth hormone. ये सारे के सारे ऊपर hypothalamus secrete कर रहा है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच भी कहते हैं जिनको, विच कॉज द रिलीज ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेड्स है ना, टेस्टिस और ओवरीज, तो जो वहां पे रिलीज हो रहे हैं जिसमें कि एलएच है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये ओवरीज से सिक्रीट हो रहे होते हैं। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन विच कॉज द इनहिबिशन ऑफ द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। ठीक है, यानी ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं जो कि जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट उसको रिलीज करेंगे या इनहिबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना है। लेट्स सपोज कि अगर किसी का डैमेज हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ और उसकी वजह से किसी की पिट्यूटरी स्टॉक कट गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होंगे वो तो बेटा सारे के सारे जो है वो नहीं निकलेंगे क्योंकि ऊपर से आ रहा था स्टिमुलस। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स क्योंकि बन ही ऊपर रहे हैं, सिर्फ वो नर्व एंडिंग्स के थ्रू नीचे जा रहे थे, तो वो उनकी रिलीज होती रहेगी लेकिन एंटीरियर की नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहती हूँ जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 941 के ऊपर है और जो इसमें स्लाइड में मिसिंग है, दैट इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड सिस्टम। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल, जो कि बेटा हाइपोथैलेमस में जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो बहुत हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर कैपिलरी साइनसेस होती हैं जो कि ऊपर हाइपोथैलेमस की कैपिलरी साइनसेस के साथ कनेक्ट हुई होती हैं। तो क्या होता है कि जो कि आर्टरीज हैं, नीचे जो मीडियन एमिनेंस है जो कि हाइपोथैलेमस की इन्वेजिनेशन है इनटू द पिट्यूटरी स्टॉक, वहां पे नर्व एंडिंग्स आके एंड होती हैं और वहां पे ब्लड वेसल्स या साइनसेस पड़े होते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स वहां पे मीडियन एमिनेंस के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, वहां से ये एंटीरियर पिट्यूटरी के जो साइनसेस हैं वहां उसके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग अपनी जो बुक है उसके 941 पेज के ऊपर
हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है, उसको एक दफा वहां से रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब आपको बताती हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड contains the several different cell types that synthesize and secrete the hormones. अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है जो कि हार्मोन बना रहा है? Usually there is one cell type for each major hormone formed in the anterior pituitary gland. एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कि एक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक सेल टाइप है, तो एट लीस्ट 5 सेल टाइप्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। सोमेटोट्रॉप्स जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स पड़े हुए हैं, ये सेल्स के नाम है बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। सोमेटोट्रॉप्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन बना रहे हैं, थायरोट्रॉप्स हैं जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना रहे हैं, गोनेडोट्रॉप्स हैं जो कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं जिसमें बोथ एलएच और एफएसएच हैं, लेक्टोट्रॉप्स हैं, ठीक है, लैक्टेशन से याद रखना है, ठीक है, दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन में काम कर रहा होता है, ठीक है, लेक्टोट्रॉप्स हैं ये सारे। ये देखिए ये सारा इसका सेलुलर स्ट्रक्चर एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो हर एक जो है ना वो डिफरेंट होंगे। एंटीरियर जो कि सोमेटोट्रॉप्स, ये सारे 5 के 5 सेल्स हैं जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद है कि अबाउट 30 to 40% ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स आर द सोमेटोट्रॉप्स दैट सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन्स and 20% are the corticotrophs that secrete a adrenocorticotropic hormone. Each adrenocorticotropic hormone इसलिए कहते हैं बेटा कि adrenal gland जो है किडनी के जो ऊपर पड़ा होता है वहां पे जाके फिर वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ओके। आगे आप इसको पूरी तफसील से पढ़ेंगे। Each of the other cell types accounts for 3 to 5%। सबसे ज्यादा सोमेटोट्रॉप्स हैं, फिर कॉर्टिकोट्रॉप्स हैं और 3 to 5% जो है वो टोटल बाकी सेल्स हैं। Nevertheless, they secrete the powerful hormones for controlling the thyroid function, sexual function, and milk secretion by the breast. Somatotrophs stain strongly with the acid dyes and are therefore called acidophils. Somatotrophs को acidophils क्यों कहते हैं? क्योंकि acid dye से stain होते हैं। Thus, pituitary tumors, अगर कोई पिट्यूटरी का ऐसा ट्यूमर हो गया है जो कि सिक्रीट कर रहा है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो हम इसको एसिडोफिलिक ट्यूमर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एसिड डाई से स्टेन्ड है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आगे हम एक हार्मोन है जैसे ग्रोथ हार्मोन है, हम उसकी पूरी तफसील से पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, कैसे रिलीज होता है, कैसे बॉडी पे इफेक्ट करता है, और अगर ये ना हो तो कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। All the major anterior pituitary hormones except for growth hormone exert their principal effects by stimulating the target glands including thyroid gland, adrenal cortex, ovaries, testes and mammary glands. हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन के अलावा जितने सारे हैं वो जाके अपने टारगेट ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, एक्सेप्ट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट रिलीज होता है ब्लड के अंदर और पूरी बॉडी के टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छा जी, ग्रोथ हार्मोन also called somatotropic hormone or somatotropin, ठीक है, is a small protein molecule that contains 191 amino acids। ये भी प्रोटीन इन नेचर है, इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं या सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, और 191 अमीनो एसिड्स का बना होता है। It causes the growth of almost all tissues of the body that are capable of growing. It promotes increased sizes of the cells and increased mitosis with the development of greater number of cells and specific differentiation of certain type of cells such as bone growth cells and early muscle cells। सारी की सारी जो बॉडी जो के ग्रोइंग टिश्यू है उसके ऊपर जाके ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है, साइज सेल का इंक्रीज करता है, माइटोसिस को इंक्रीज करता है, ठीक है, और इसके अलावा सेल्स के नंबर को इंक्रीज करता है। ये हाइपरप्लेजिया कहते हैं इसको, आगे जाके मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी है कि साइज का, सेल का साइज बढ़ना हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेजिया कहते हैं अगर नंबर इंक्रीज हो जाए, ओके। ये डिफरेंस याद रखना है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के अंदर। इसके अलावा जो बोन की ग्रोथ है और मसल सेल्स की ग्रोथ के ऊपर इसका स्पेसिफिक रोल है।
ये देखें, ये हाइपोथैलेमस से हमने कहा कि जो है कौन कौन से निकल रहे हैं, इनकी जाके टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करना है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड हार्मोन निकाला, इसने जाके थायराइड ग्लैंड के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाला। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं और आगे अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके उसने रिलीज करना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड पे जाके एक्ट करना है। फिर जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, इसने गोनेड्स पे ऊपर एक्ट करना है, टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर, और एलएच और एफएसएच प्रोड्यूस करना है। फिर जीएनआरएच है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, सॉरी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मैंने आपको बताया है कि ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जाके। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन बेटा जाके लिवर के ऊपर भी एक्ट करता है और आपके बॉडी सेल्स के ऊपर भी करता है। लिवर के अंदर ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है जिसको स्मेटोमिडन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट है ग्रोथ हार्मोन का। इसके अलावा इसने फैट, मसल्स, बोन, पूरी ग्रोइंग टिश्यू जितनी है उसके ऊपर जाके एक्ट करना है। फिर हाइपो, अब कौन कौन से बेटा आपने याद रखना है कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल एक्सिस बनते हैं। यानी कि पहला है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, ठीक है, जो जाके गोनेड्स पे एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस है कि जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। फिर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस भी बनता है। ठीक है, कि हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी और फिर थायराइड ग्लैंड, ये एक्सिस हैं जो कि आपस में इंटर कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा के अंदर एक एडल्ट के अंदर इज बिटवीन 1.6 एंड 3 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। इन अ चाइल्ड और एडोलेसेंट इट इज अबाउट 6 नैनोग्राम्स पर ml। एडल्ट और चाइल्ड में क्या डिफरेंट होता है बेटा? न्यू बॉर्न कहते हैं कि जब बच्चा बर्थ से 2 मंथ्स तक का होता है तो वो न्यू बॉर्न है। ठीक है, फिर इन्फेंट बनता है, जब 1 साल की एज में पहुंचता है तो इन्फेंट हो जाता है, और जब 3 साल की उम्र तक पहुंचता है तो 1 से 3 इयर्स तक हम उसको टोडलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एडल्ट लाइफ है, उसके बाद वो जो है वो एडोलेसेंट में चला जाता है, यानी वो एज ऑफ प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी 12 से 14 इयर्स तक की एज को। सो डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं, 1.6 से 3 नैनोग्राम होता है पहले, लेकिन 6 नैनोग्राम पर एडल्ट लाइफ में, या जब वो एडोलेसेंट की उम्र, एडोलेसेंट यानी एडल्ट में जाता है, प्यूबर्टी की एज में जाता है। As one ages, the average plasma concentration of growth hormones कैसे होती है? 5 to 20 years पे 6 नैनोग्राम्स है, फिर 20 to 40 years पे 3 है, 40 to 70 years 1.6। इसका क्या मतलब है? इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों? ग्रोथ हार्मोन का जो डिफरेंट एजेस के हिसाब से क्या इफेक्ट होता है। स्टार्ट पे मैंने बताया कि कम थी, फिर 6 हो गई, फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि अब एडल्ट से जब अगली लाइफ में जाता है तो कम होती जाती है। इसका क्या मतलब है बच्चों? ये जो मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन का भी बताया है, इससे आपको क्या समझ आती है कि कैसे सिक्रीशन हो रही है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर? मैम नॉर्मल में तो मतलब आपने अभी तो बताया कि जो चाइल्ड होगा या एडोलेसेंट होगा उसमें 6 नैनोग्राम होगी और 20 यानी स्टार्ट में कम थी, इसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन एडोलेसेंट की एज तक जाते जाते इसका इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रेट ऑफ सिक्रीशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे आप एजिंग वाले प्रोसेस में जाते हैं 40 इयर्स के बाद से, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है। ठीक है, इस चीज से ये शो कर। ओके, थैंक यू बेटा जी। एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। Growth depends on growth hormone but is influenced by other factors as well, जैसे genetic determination of an individual's maximum growth capacity की genetically जितनी जीन सेटिंग है, यानी पेरेंट्स से जितने उसी तरह उतनी ग्रोथ होनी है। एडिक्वेट डाइट अगर कोई ले रहा है, फ्रीडम फ्री क्रॉनिक डिजीज, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होगी। नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन्स, कि उनका अगर नॉर्मल लेवल है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अच्छा जी, हार्मोन रेगुलेटिंग ग्रोथ, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि आपकी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं? थायराइड है, इंसुलिन है जिसमें कि स्टिमुलेट करता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, प्रोलैक्टिन है वो भी इसको स्टिमुलेट करता है जो कि लिवर से सिंथेसाइज होना है।
टेस्टोस्टेरोन है और ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस और ईस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से सिक्रीट होता है। तो ग्रोथ में सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही नहीं है, ये वाले हार्मोन भी आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। चले, अच्छा जी, जो ग्रोथ है अदर हार्मोन्स जो कैसे रोल कर रहे हैं, अदर हार्मोन बिसाइड्स द ग्रोथ हार्मोन्स एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। थायराइड क्या करता है, ग्रोथ सीवियरली स्टन्ड इन हाइपोथायराइड चिल्ड्रन, कि ये इसके साथ ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए अगर थायराइड का लेवल बच्चों में कम होगा तो उसकी ग्रोथ जो है वो सीवियरली इफेक्टेड होगी। हाइपर सिक्रीशन डज नॉट कॉज एक्सेसिव ग्रोथ, अगर थायराइड ज्यादा बन रहा हो, हाइपर थायराइड हो जाए तो लेकिन वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इंसुलिन जो है, जो कि पैंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज हो रही होती है, इसकी डेफिशिएंसी जो है वो ग्रोथ को ब्लॉक कर देगी, क्योंकि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर रही होती है फ्रॉम द लिवर, तो वो आगे आपकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। उसका बेटा आगे सारा मैकेनिज्म मैं आगे बताती हूँ कि कैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर काम कर रहा है। हाइपर इंसुलिनिज्म ऑफन स्पर्स एक्सेसिव, अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी, डेफिशिएंसी जो होगी वो ब्लॉक करेगी, और अगर ज्यादा होगा तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। एंड्रोजन्स हैं जो कैसे करेंगे, ये प्ले रोल इन द पिबर्टल ग्रोथ स्पर्ट्स, कि जैसे पिबर्टी में 12 से आपकी जैसे एकदम से हाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है, सारी बॉडी डेवलप हो रही होती है, तो स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस इन मेनी ऑर्गन्स, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो एंड्रोजन्स का इफेक्ट, एंड्रोजन्स जो है बेटा जो कि ओवरीज और टेस्टिस के हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है और एफएसएच एलएच है, तो इनका हार्मोन जो इनके इफेक्ट डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। ईस्ट्रोजन क्या करता है, इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन ग्रोथ प्रायर ऑफ टू बोन मैच्योरेशंस आर नॉट वेल अंडरस्टूड पुअरली। तो बोन की मैच्योरेशन एडल्ट के ऊपर जाके मैच्योरेशन तब होनी है जब एपिफिसिस ऑफ द जो है, एपिफिसिस बेटा जो एक कॉर्नर होता है या कॉन्डाइल होता है और शैफ्ट के साथ, जो बोन्स का शैफ्ट है उसके साथ मैच कर जाए, तो एडल्टहुड के ऊपर जाके अगर बिफोर मैच्योरेशन जो है वो ग्रोथ होती रहती है, और जब मैच्योरेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर टिपिकल वेरिएशन है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की थ्रू आउट द डे, demonstrating the especially powerful effect of strenuous exercise and high rate of growth hormone secretion that occur during the first few hours of deep sleep. तो ये शो कर रहा है कि किन टाइम ड्यूरेशन के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन्स की रिलीज ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, अर्ली डीप स्लीप के अंदर, और ये देखिए जैसे मिडनाइट ये शो किया, ये स्पर्ट आ रहा है, जैसे आप सोते हैं तो जो फ्यू आवर्स हैं डीप स्लीप के, तो ग्रोथ हार्मोन की मैक्सिमम रिलीज हो रही होती है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, और डे और नाइट के टाइम के अंदर भी उसका इफेक्ट जो है वो इसके इस डायग्राम के अंदर जो है वो शो, इस ग्राफ के अंदर शो किया। अच्छा, एक ये चीज शो की है कि ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, कि टिपिकल जो वेट चार्ट है, इसमें बॉडी वेट का क्या इफेक्ट हो रहा है। 2 ग्रोइंग लिटर मेड रैट्स, लिटर मेड का मतलब है कि एक ही मदर की वोम के अंदर दोनों ग्रो किए, one of which received the daily injection of the growth hormone and other of which did not receive the growth hormone. अच्छा, अब दोनों में से जिसको ग्रोथ हार्मोन हम डेली दे रहे थे बेटे, वो जब तक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर उसकी ग्रोथ एकदम से इंक्रीज करती गई है अंटिल कि वो एडल्टहुड पे पहुंच गया है। ठीक है, एडल्टहुड के ऊपर जब वो मेच्योर हो गया रैट, तो क्या होगा कि क्योंकि अब एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स जो है वो फ्यूज कर गए विद द शैफ्ट के साथ, इसलिए उसके बाद ग्रोथ जो है वो उसकी रुक जाती है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उसके बॉडी टिश्यूज जो है ये अदर ऑर्गन्स साथ साथ वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि जैसे ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट है, अगर हम एक देते रहे डेली तो वो दोनों चीजों को, उसकी हाइट को और बॉडी वेट को, दोनों को इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि दोनों टिश्यू, हर बॉडी टिश्यू के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये देखिए जी, ग्रोथ हार्मोन का कैसा जो मेटाबॉलिक इफेक्ट है, यानी बॉडी के ऊपर कैसे इसने काम करना है। तो इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अगर कोई आपसे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स पूछे कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर, मेटाबॉलिज्म में अंदर बेटा आपको पता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों चीजें आती हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट है, इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन मोस्ट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन के ऊपर क्या करता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है,
Increase the mobilization of the fatty acids from the adipose tissues. Adipose tissues होते हैं जहाँ फैट्स हैं वो स्टोर होती है, तो क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, एक प्रोटीन की सिंथेसिस को ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एनाबॉलिक इफेक्ट है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट है कि कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन को कहते हैं और एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन को कहते हैं। प्रोटीन की फॉर्मेशन है और फैटी एसिड जो है वो स्टोर से उसको मोबिलाइज करना है। इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएंगे एंड इंक्रीज द यूज ऑफ फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी। तो वो फैटी एसिड्स को यानी कीटोसिस कर देगा, फैट को एज एनर्जी यूज करना शुरू कर देंगे। डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन थ्रू आउट द बॉडी। Thus, in effect, growth hormone enhances the body protein, decrease the fat stores, and conserves the carbohydrates. अच्छा जी, अब आगे इंडिविजुअली मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि प्रोटीन के ऊपर कैसे हो रहा है कि ये प्रोटीन की डेपोजिशन करेगा टिश्यूज के अंदर, कैसे करेगा एनहेंसमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट को सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा कर देगा। इंक्रीज द न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए टू फॉर्म द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो जाएगी तो आरएनए ज्यादा बनेगा, प्रोटीन ज्यादा सिंथेसिस होगी। डिक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। तो सेल्स की जो आपकी बॉडी के मसल्स के या दूसरे जो पूरी बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट ज्यादा करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बने। न्यूक्लियर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा करेगा, प्रोटीन बने, कैटाबॉलिज्म को कम कर देगा। So growth hormone enhance almost all facts of amino acid uptake and protein synthesis by cells while at the same time reducing the breakdown of the proteins. Second effect is on the fat metabolism. Fat के ऊपर क्या effect कर रहा है? Growth hormone mobilizes the free fatty acids from the adipose tissues. Growth hormone enhances the fat utilization for energy. कैसे? By converting the free fatty acids into the acetyl CoA. ठीक है, that's why इसका कीटोजेनिक इफेक्ट है आपकी बॉडी के अंदर, कीटोसिस में आ जाता है, यानी कीटोन बॉडीज बन जाती है। कीटोन बॉडीज बेटा वो ये है कि आपकी अपनी ही स्टोर्ड फैट जो है वो एनर्जी यूज करना शुरू कर दे। तो जैसे कि आपने ये भी सुना होगा, जैसे जो लोग वेट रिड्यूस कर रहे हैं वो कीटोन डाइट वगैरह कीटो डाइट कर रहे होते हैं, वो कीटोसिस में अपनी बॉडी को लेके आ रहे होते हैं, यानी जो स्टोर्ड फैट है जो कि आपको फैटी बना रही है उसको मोबिलाइज कर देते हैं। Under the influence of excessive amount of growth hormone, fat mobilization from the adipose tissue sometimes becomes so great that the large quantities of the acetic acid are formed by the liver and released into the body fluids, thus causing the ketosis. This excessive mobilization of the fat from the adipose tissues also frequently cause the fatty liver. तो ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है कि एसिडो एसिडिक एसिड, बेटा एसिड है तो ये आपके जो एसिड बेस डिसबैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर और कीटोसिस हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि फैट ब्लड में ज्यादा हो रही है तो आपके लिवर के ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा, जिसने इसको निकालना है, मोबिलाइज करना है, तो आपका फैटी लिवर हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स की यूटिलाइजेशन को कैसे कम कर रहा है कि ग्रोथ हार्मोन कॉजेज द मल्टीपल इफेक्ट्स that influence the carbohydrate metabolisms, including the decreased glucose uptake in tissues such as skeletal muscles and fat. का वहाँ पे ग्लूकोज की अपटेक जो है बेटा उसके इन सेल्स के अंदर कम कर देता है। इंक्रीज द ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर। ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है लिवर से कि लिवर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाए। सो इंक्रीज द ग्लाइकोजन डेपोजिशन, यानी ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड ग्लूकोज होती है उसकी डेपोजिशन को इंक्रीज करता है और ग्लूकोज के प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। प्रोटीन पे एनाबॉलिक इफेक्ट है, फैट सेल्स के ऊपर लिपोलिसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बेटा हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है, यानी ग्लूकोज को प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज्यादा कर रहा है और इंक्रीज जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी ज्यादा हो जाएगी। For these reasons, growth hormones effects are called diabetogenic. Diabetogenic क्या है कि डायबिटीज कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन की का इफेक्ट बेसिकली क्योंकि ये ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ। बोन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है बेटे? दो तरह के सेल्स होते हैं बोन के अंदर, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं बेटा ये क्या करते हैं कि ये जो आपकी पेरियोस्टियम होती है, कवरिंग होती है,
उसके अंदर जो ओल्ड बोन सेल्स होते हैं उसमें न्यू बोन सेल्स को ग्रो कराते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है इसने क्या करना है, ये बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को ज्यादा कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसने बोन की ग्रोथ को ज्यादा करना है। Its most obvious effect is to increase the growth hormone of the skeletal frame. This results from the multiple effects of growth hormone on the bones, including the increase the deposition of the proteins by the chondrocytic and osteogenic cells. Chondrocytes कहते हैं जो कि कार्टिलेज बना रहे होते हैं, और osteogenic बेटा जो बोन बना रहे होते हैं, that causes the bone growth. So ये क्या कर रहे हैं कि ये प्रोटीन की डिपोजिशन हो रही होती है, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हो रही होती है कॉन्ड्रोसाइट्स में और ऑस्टियोजेनिक सेल्स में, ताकि इसकी ग्रोथ ज्यादा हो सके। इसके अलावा इंक्रीज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज सेल्स एंड a specific effect of converting the chondrocytes into the osteogenic cells, thus causing the deposition of the new bone. डेपोजिशन जो है वो मैंने आपको बताया ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स करा रहे होते हैं। तो जो आपकी बोन है उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो कॉन्ड्रोसिटिक सेल्स को ऑस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो न्यू बोन बनना शुरू हो जाएगी और आपकी हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी और ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और रिजॉर्प्शन को कम करेंगे। ये बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस हैं, डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में ये बाइंड करता है डायरेक्टली टू इट्स टारगेट सेल्स। कौन कौन से हैं, बोन्स और मसल्स हैं, यानी पूरी बॉडी जो कि ग्रो कर रही है। स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को दो चीजें, एक हाइपरट्रॉफी करती है, दूसरी हाइपरप्लेजिया, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और हाइपरप्लेजिया का मतलब है नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रोलिफरेशन हो रही है। Hypertrophy may increase in the bone thickness, stimulate the cell reproduction, increase the rate of mitosis. और hyperplasia के अंदर increase in the bone length, क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसमें बोन की थिकनेस इंक्रीज हो रही है और मोटी हो रही है बोन और उसमें लंबी हो रही है। Stimulates the cell metabolism, increase the protein synthesis, fat breakdown from the energy, glycogen breakdown, that there is an increase in the blood glucose level to fuel the cell growth. ये बेटे मैंने डायग्राम के अंदर शो किया है, ये एपिफिसिस ऑफ द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन है जैसे कि आपकी फीमर है, ठीक है, ह्यूमरस है, इसमें देखें ये एपिफिसिस है जो कि इनके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से एपिफिसियल पोर्शन और ये इसका शैफ्ट है, शैफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन है। तो क्या होता है कि ये देखें एपिफिसिस जो है वो इन द साइट ऑफ द बोन ग्रो कर रही होती है। अगर हमने इसका ये एपिफिसिस की जो एक जो एक पोर्शन है, ठीक है, वो शो किया गया है कि जिसमें के जो इसने एपिफिशियल प्लेट है बेटा ये, ठीक है, ये एपिफिशियल प्लेट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एपिफिशियल प्लेट है, ये पूरा उसका कॉन्डाइल है, यहाँ पे सेल बोन ग्रो कर रही होती है और ये नीचे इसका डायफिसिस ऑफ द शैफ्ट है। अब इसको अगर यहाँ से हमने एपिफिशियल प्लेट को कट सेक्शन किया तो ये देखिए आपको क्या क्या नजर आ रहा है। ये ऊपर जो है ये बोन ग्रो हो रही है, देखिए ये डिवाइडिंग कॉन्ड्रोसाइट्स एड लेंथ टू द बोन। अब ये इनके अंदर माइटोसिस हो रही है, ये डिवाइड हो रहे हैं, इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है कॉन्ड्रोसाइट्स का, ठीक है। इसके साथ कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस कार्टिलेज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं नीचे। ये देखिए ये इसकी ग्रोथ हो रही है कार्टिलेज की। नीचे जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये ले डाउन कर रहे हैं, ये देखिए नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे शैफ्ट का नीचे सबसे लो, ये वाला लोअर पोर्शन है, ये जो है कि ये ले डाउन द बोन ऑन द टॉप ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है, ये बोनी पोर्शन है और ये कार्टिलेज है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, कॉन्ड्रोसाइट का नंबर भी बन रहा है, कार्टिलेज भी इंक्रीज कर रहा है और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में वो भी इंक्रीज हो गए हैं और न्यूली कैल्सिफाइड जो है बोन बन रही है, ठीक है। तो ये देखें ये इसका इतना साइज था यहाँ पे और इतनी ग्रो करके वो इतनी हो गई है बोन। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, कि मोस्ट ग्रोथ अकर्स थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड। ग्रोथ हार्मोन एक्ट एज अ ट्रॉपिक हार्मोन, सिग्नल्स टू द इनडायरेक्टली वो लिवर को कहता है कि वो इंसुलिन लाइक एक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करे, ठीक है, और वो आगे कैसे जो है वो कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन एक्सर्ट्स मच ऑफ इट्स इफेक्ट्स थ्रू इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस कॉल्ड सोमेटोमिडिन्स, जिसको के इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, थ्रू द लिवर एक्टिंग ऑन कार्टिलेज एंड बोन्स। तो ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस सोमेटोमिडिन है
ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है बेसिकली, ठीक है। और ये जाके फिर लिवर को कहता है कि जाके लिवर से थ्रू लिवर सिक्रीट करता है, और यानी ग्रोथ हार्मोन ने लिवर के ऊपर, जैसे मैंने पीछे डायग्राम में दिखाया था कि वो ग्रोथ हार्मोन ने लिवर से ये सिक्रीट करना है और इसने जाके कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ में हेल्प करनी है, ठीक है। ये देखिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ये टारगेट्स ऑलमोस्ट एवरी सेल इन द बॉडी इंक्लूडिंग द मसल, कार्टिलेज, बोन एंड स्किन सेल। ये स्टिमुलेट द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द सेल्स, ठीक है। लिवर के ऊपर जो है वो इंक्रीज कर, ये तो ग्रोथ हार्मोन है ना, वो कर रहा है, एक तो लिवर से ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, दूसरा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनवा रहा है, एडिपोज से लिपोलिसिस हो रहा है और मसल्स के अंदर अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है। अच्छा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहाँ कहाँ कर रहा है, मसल्स के ऊपर ये भी अमीनो एसिड के अपटेक को और प्रोटीन फॉर्मेशन को कर रहा है, बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को बैलेंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन कहते हैं कि बोन्स जो है वो जो है यानी ऑसिफाइड हो गई है और ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग बोन बन गई। इंक्रीज द कोलेजन टाइप 1 और प्रोटियोग्लाइकेंस, कार्टिलेज के ऊपर प्रोलिफरेशन एट द कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे जो कार्टिलेज बना रहे हैं। Increase the size of chondroblast, increase differentiation of the chondroblast, increase the interstitial growth. So basically इसने length of the bone को increase करना होता है। ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट कैसे करेंगे बेटा, अब सर रेगुलेशन कैसे, यानी कि कोई हमने बताया कि इनका नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक होता है, यानी रेगुलेशन क्या है कि अगर हार्मोन ज्यादा हो रहा हो तो उसको कम करना है और अगर कम हो रहा हो तो उसकी रिलीज को ज्यादा करना है, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, पहले हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है, वो जाके लिवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बना रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं, एसएस। ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है इसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकालेगा, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद एक और डायग्राम में मैंने शो किया कि नेगेटिव फीडबैक कैसे है। हाई लेवल ऑफ द इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो इट इज नेगेटिवली कंट्रोल द, ठीक है। वो क्या करेगा, डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को एक्टिवेट कर देगा जो कि सोमेटोस्टेटिन है, और वो जाके फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये इनडायरेक्टली आ रहा है। दूसरा है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाए या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ गया है तो उसने सोमेटोस्टेटिन को जाके करना है, और या ग्रोथ हार्मोन खुद इतना ज्यादा बन गया है कि उसने अपना नेगेटिव इफेक्ट जाके करना है, ग्रोथ हार्मोन ये इनहिबिट कर देगा डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन जाके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है कि किसने इनहिबिटरी हार्मोन को करना है जो कि सोमेटोस्टेटिन है, और किसने रिलीजिंग हार्मोन को करना है। दिस इज द रेगुलेशन हाउ बॉडी रेगुलेट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। अच्छा जी, ये डेली मैंने दिखाया है, जैसे कि पीछे मैंने आपको पहले पढ़ के बताया है कि सिक्रीटेड इन बर्स्ट यानी पल्सटाइल मैनर में, नॉट कॉन्टिन्यूसली ये सिक्रीट नहीं होता, ठीक है। इसकी एपिसोड्स होती हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीज मोस्ट ड्यूरिंग द स्लीप अर्ली टाइम ऑफ द, ये देखिए मिड से सबसे ज्यादा जो है वो डीप स्लीप, अर्ली जो स्लीप आवर्स होते हैं, और ऑप्टिमल एट द नाइट टाइम। चेंजिंग स्लीपिंग पैटर्न जो है, अगर आपका डे और नाइट या सिरकैडियन रिदम जिसको कहते हैं बेटा, वो अगर डिस्टर्ब हो गया है सोने और उठने का टाइम, तो आपका ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन डिक्लाइंस विद एज। ये देखिए, ये इसको ऐसे एक चार्ट बनाया गया है, उसमें भी शो किया गया है कि जैसे देखेंगे नीचे एजेस हैं एक्स एक्सिस पे, और ये अमाउंट ऑफ एक्सेलरेटेड इन द कैसे हार्मोन की। तो ये देखें ग्रोथ हार्मोन जो है पहले जो मिड लाइफ के अंदर जो है वो ज्यादा हो रहा होता है, उसके बाद जैसे एज एडवांस होती है तो इसका लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेशन न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे, हमने कहा हाइपोथैलेमस है, वहां पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पड़ा है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन पड़ा है जिसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, लिवर और अदर टिश्यूज से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसको सोमेटोमिडिन भी कहते हैं, और सोमेटोमिडिन सी। इसके 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन सोमेटोमिडिन सी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करते हैं, तो ये इसमें आपकी ये बुक के अंदर भी बेटा ये चार्ट बना हुआ है। अगर देखिए, हमने आपने ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट याद रखना है
कि वो क्या इफेक्ट कर रहा है। सो जो इफेक्ट उससे उल्टा होगा, ग्रोथ हार्मोन आपने बताया कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा कर रहा होता है। तो अगर बॉडी में या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि डिक्रीज हो रहा हो ब्लड ग्लूकोज का लेवल, तो वो स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। डिक्रीज द ब्लड फ्री फैटी एसिड्स, तो वो भी स्टिमुलेट करेगा। अगर ब्लड अमाइनो एसिड्स का लेवल ज्यादा हो जाए, स्पेशली आर्जिनिन, जैसे कि अमाइनो एसिड कब हो गए, स्टारवेशन, फास्टिंग के अंदर, या प्रोटीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं, क्वाशियोकोर्स वगैरह, जिनमें प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स जो है वो डेफिशिएंसी हो रही हो, तो वो भी ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। अगर ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इसने जो है वो सेल के अंदर इंक्रीज करना है, ठीक है, और ब्लड के अंदर जो है वो कम करना है अमाइनो एसिड्स, ये बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर इंक्रीज करना है, सेल के अंदर ले जाएगा ना अमाइनो एसिड, ताकि प्रोटीन ज्यादा बने। अगर ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए अमाइनो एसिड्स, तो उन्होंने ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करना है कि वो ज्यादा अमाइनो एसिड्स को सेल के अंदर ले जाए। ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट है, एक्सरसाइज है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डीप स्लीप के अंदर स्टेजेस होती हैं, स्लीप के अंदर रैपिड आई मूवमेंट रैप जिसको कहते हैं, और नॉन रैप स्लीप होती है, ठीक है। स्टेजेस हैं थर्ड और सेकंड और फोर्थ के अंदर जो है वो ज्यादा रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन भी इसको करेगा। ग्रेलिन जो कि स्टमक से रिलीज हो रहा होता है, वो भी इसको स्टिमुलेट करेगा। इनिबिट कौन से करेंगे बेटा, वो उससे उलट हो जाएंगे। अगर ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा तो वो इसको इनहिबिट करेगा। इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स, एजिंग के साथ, ओबेसिटी, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एक्सोजेनस बाहर से अगर वो दे दे, वो भी इसको इनहिबिट करेगा। और सोमेटोमेडिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो टेक्निकली बात को समझ के कि भाई कैसा इसका एक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि कौन से फैक्टर जो इसको स्टिमुलेट करेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इनहिबिट करेंगे। ये चार्ट है, एक पाई चार्ट शो किया है जिसमें प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन का लेवल है, और बेटा ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जैसे क्वाशियोकोर्स है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट की ट्रीटमेंट दी, प्रोटीन ट्रीटमेंट दी, तो आपने देखना है कि इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ऑफ द डिजीज क्वाशियोकोर। तो मैक्सिमम प्रोटीन क्योंकि कम हो रही है, तो इसने प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। Also shown in the failure of carbohydrate treatment, but the effectiveness of the protein treatment in lowering the growth hormone concentration। अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट हम दे रहे होंगे तो ये क्या करेगा कि ये ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। एबनॉर्मेलिटीज क्या हो सकती है बेटा, यहाँ तक अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपने देख लेना है कि ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, जिसमें कि आपको मैं सारी इसकी बताऊंगी कि कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, और कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, तो कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा कि ग्रोथ हार्मोन जो है यानी उसका क्या इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर, और कैसे रिलीज होता है, क्या इसका नेचर होता है। तो यहाँ तक बेटा अगर कोई बच्चा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है? नो मैम। ओके थैंक यू, इसका मतलब है बहुत समझ आ गया। मैं पूछ लूं फिर कोई सवाल? मैं पूछ लूं बच्चों? यस मैम। अच्छा जी चले। ये आपने बेटा ये चैप्टर आप इसको रीड आउट करें, बहुत ही मजे का चैप्टर है। इसके पहले पोर्शन मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या रिलेशन है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, फिर बताया कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर को क्या कहते हैं, क्या नाम होते हैं, कैसे रेगुलेट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने फिर ग्रोथ हार्मोन को उनमें से डिस्कस किया है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसका रिलीजिंग हार्मोन भी है। रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से निकलेगा, वो जाके ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन ऊपर पड़े हैं, वो जाके फिर अकॉर्डिंग टू द एक्शन या स्टिमुलस एंटीरियर पिट्यूटरी से वो वाला हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली कैसे इफेक्ट होगा, फिर मैंने आपको इसका बताया है कि इसका बेसिकली जो चीज याद रखनी है कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है, और सिर्कैडियन रिदम कैसे होता है, यानी डे और नाइट में क्या है, कब इंक्रीज, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इनहिबिट कर रहे हैं, और मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है। प्रोटीन पे एनाबॉलिक इफेक्ट है, फैट पे लिपोलिसिस करता है,
और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें उनकी यूटिलाइजेशन को ज्यादा कर रहा है, ब्लड की ग्लूकोज लेवल ज्यादा कर रहा है, ग्लूकोज इसलिए वो डायबिटोजेनिक हार्मोन भी है ये, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाई है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड है, फिर भी कोई क्यूरी होगी तो आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है।